ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अभी डिसाइड किया था कि लाइव लेक्चर डिलीवरी स्टार्ट करनी है, आपके सीआर्स वगैरह के साथ डिस्कशन हुई थी। तो अभी इसका जो मेन मैकेनिज़्म है वो तो आप लोगों को अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टार्टिंग में जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ उस टाइम पे आप सब म्यूट रहेंगे। एंड के ऊपर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे हर लेक्चर के एंड पे, और ये 3 दफ़ा वीक में होगा जैसा आपका होता है। तो थ्रू आउट द लेक्चर आप कोशिश करो कि आप अपने पास रजिस्टर्स वगैरह रख लो। जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप उसके अंदर नोट करते जाओ, और एंड पे जब फिर क्यूए सेशन होगा उसमें फिर आप बारी बारी हैंड रेस करते जाना, तो हम उसको टैकल करते जाएंगे। उसके अलावा इसका जो है जूम का लाइसेंस मैंने प्रोक्योर कर लिया था, ताकि बार बार जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है वो ना हो। यूनिवर्सिटी की तरफ से तो अवेलेबल नहीं था। बहरहाल वो भी प्रॉब्लम हमें इंशाल्लाह यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगी। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉर्क इंड्यूस देखा था। आई होप आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। तंजील नज़र आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो करंट कैरिंग लूप है उसके अंदर टॉर्क जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। इससे पहले हम लोगों ने वही सिंपल जो लूप होता है, रेक्टेंगुलर लूप, अगर वो रोटेट करे एक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर वोल्टेज जो इंड्यूस होता है वो किस तरह से होता है और वो डिफरेंट किस तरह से है एज कम्पेयर टू डीसी मशीन्स। तो डीसी मशीन्स में और इसके अंदर जो एक बेसिक डिफरेंस हमें नज़र आया था वो नज़र आया था एंगल का। साइन थीटा इसके अंदर इंक्लूडेड था। तो वो मैंने लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि वो क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास हमेशा हमारे जो पोल्स थे वो कर्व्ड थे, और उसकी वजह से हमारे पास जो हमेशा एंगल बनता था वो 90 डिग्रीज का बनता था, जिसकी वजह से मैक्सिमम आती थी या फिर नहीं आती थी। लेकिन इसके केस में हमने अभी कंसिडर ये किया है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी और लूप रोटेट कर रही होगी, तो ऑब्वियसली सिर्फ उस वक्त जब लूप उसके पैरेलल है या लूप का जो एरिया वेक्टर है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सिर्फ उस टाइम पे मैक्सिमम होगी। जैसे ही उसके बाद आपका लूप फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा, तो फिर विद द वैल्यू ऑफ साइन थीटा आपकी जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है उसकी वैल्यू बदलने लग जाएगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने उसके केस में कर्व्ड रखा था, तो इसके केस में कर्व्ड हम क्यों नहीं रख सकते थे। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर अगर आपको याद, तो उसके बाद हमने ये देखा था कि हम आर्मेचर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग करते हैं अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, जिसकी रीजन हमने डिस्कस की थी, और स्टेटर के ऊपर हम आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब आप फील्ड वाइंडिंग को घुमा रहे होगे तो बेसिकली आप मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर रहे हो, और आपकी जो लूप है वो फिक्स्ड है। अगर ऐसी जगह होगी, ऐसा सिनेरियो होगा, तो उसके अंदर हमारे पास जाहिर बात है इंस्टेंटेनियसली एक ही एंगल होगा, जब मूव करेगा तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो वी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। इस वजह से हमने साइन थीटा को इसके अंदर इंक्लूड किया, और इसी वजह से हमने लास्ट टाइम अगर आप देखो डीसी में तो हमने एरिया अंडर द पोल्स कंसिडर किया था, लेकिन इस केस में जब भी हम करेंगे हम एरिया ऑफ द लूप कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया? तो उसके अलावा ये तो रीजन थी हमारे पास साइन थीटा को इंक्लूड करने की। फिर जो उसी तरह से हमने टॉर्क के बारे में बात की, तो टॉर्क के अंदर हम यहाँ तक पहुंच गए थे, बिल्कुल वैसे ही हर कंडक्टर्स की अलग अलग से टॉर्क इंड्यूस फाइंड करके कि 2r_I_L_B साइन थीटा तक पहुंच गए। यहाँ पे थीटा को आपने हमेशा याद रखना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन B which is the magnetic field of the stator in this case, और उसके अलावा आपके पास दूसरी चीज जिसमें ये एंगल होगा वो है 2RL। 2RL बेसिकली क्या है? एरिया ऑफ द लूप है। ठीक है? तो एरिया ऑफ द लूप क्या होता है वो हमें पता है कि हमेशा लूप का एरिया, अगर लूप एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो जी में होगा, वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया? तो ये एरिया और बी के दरमियान में बेसिकली एंगल है जो साइन थीटा है। तो जब 90 डिग्रीज होगा इसका मतलब है कि लूप पैरेलल में है आपकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक हो गया? तो यहाँ तक हमने ये देख लिया। अब इसको आगे हम डिफरेंट तरीके से मेंशन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो। वो क्या है? वो सबसे पहले तो ये है कि जब
हमने दरमियान में एक लूप रखी, तो उस लूप के अंदर से हम करंट पास करवा रहे हैं। अब क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो हमारे पास स्टेटर पे है और फील्ड वाइंडिंग रोटर के ऊपर है, तो रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में से हम डीसी पास करवा रहे होंगे। तो डीसी ही पास करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाने के लिए, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो डीसी पास करेगी एज ए रिजल्ट उस लूप के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें यहाँ से पता लगेगा। अगर आप राइट हैंड रूल को याद रखो, तो यहाँ से क्रॉस आपको ये शो कर रहा है कि करंट जो है वो इनटू द पेज जा रहा है, और यहाँ से जो करंट है वो आउट ऑफ द पेज आ रहा है। तो अगर आप अपने फिंगर्स कर्ल करो इसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिलेगी वो ये मिलेगी, परपेंडिकुलर टू द लूप। ठीक है, फिंगर कर्ल करो ए बी से सी डी की तरफ, तो ये जो 90 डिग्रीज के ऊपर आपको वेक्टर मिलेगा ये आपको बी लूप का मिलेगा, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो उस लूप की वजह से पैदा हो रही है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट जा रही होगी ऐसे, वो बी एस है। फिलहाल के लिए अभी हमने कंसिडर ये किया हुआ है कि हम एक सिंपल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं जिस जो कांस्टेंट है। तो अभी अगर आप देखो तो आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स आ गई हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो रोटर की वजह से पैदा हो रही है, जो लूप की वजह से पैदा हो रही है, जिसको हमने बी लूप कहा। और एक वो है जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं हमारे पास, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है उसको भी उसने थीटा कहा है। अभी उसको थीटा क्यों बोला है? इस वजह से बोला है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि थीटा एंगल किस चीज के दरमियान में है। एक तो एरिया वेक्टर और दूसरा बी एस के दरमियान में। अब बी एस ये है, और एरिया वेक्टर और बी लूप ये दोनों चीजें पैरेलल हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द लूप होता है, और बी लूप जो है वो भी इस केस में परपेंडिकुलर टू द लूप है। इसका मतलब है कि जो एंगल एरिया वेक्टर बी एस के साथ बना रहा है वही एंगल बी लूप जो है वो हमारा बी एस के साथ बना रहा है। ठीक हो गया, तो इसको भी इसने थीटा से जाहिर किया, यानी कि हमारे पास एक बी लूप और बी एस आ गया। इसका मतलब ये है कि पहले हमने एरिया, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो हम कहते हैं इसको एरिया और बी की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसको देख के हमें ये अंदाजा होता है कि हम इसको एक और तरह भी मेंशन कर सकते हैं, अगर हम एरिया की जगह बी लूप को इंसर्ट कर दें। ठीक हो गया, तो उसको उसने कैसे मेंशन किया है? तो ये हमारे पास इक्वेशन थी 2RILB साइन थीटा। इसके अंदर जो बी है वो बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, उसने सबस्क्रिप्ट में एस एंटर कर दिया। ठीक हो गया, अब सबस्क्रिप्ट में एस एंटर हो गया है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, उसने कोशिश ये की है कि हम इसको लूप के अंदर यानी कि बी लूप की फॉर्म में मेंशन करें। अब बी लूप की फॉर्म में हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, बी लूप की फॉर्म में हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बी लूप की वैल्यू क्या होगी। जब हमें पता लग जाएगा कि क्या होगी, फिर हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं। अब बी लूप बेसिकली क्या है? एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, और करंट पास करने की वजह से उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसको हमने बी लूप का नाम दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी लूप जो है वो बेसिकली म्यू एच तो होगा, म्यू परमेबिलिटी हो गई आपकी, और एच हो गया जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थी। ठीक है, और ईएमटी में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि व्हेन द करंट पासिस थ्रू ए लूप या एक इंडक्टर, तो उसमें पैदा होने वाली एच जो है उसकी वैल्यू एन आई ओवर एल होती है थ्रू एम्पेयर्स लॉ। ठीक हो गया, तो उसने एच की जगह उसकी वो वैल्यू पुट कर दी एन आई ओवर एल। अभी इसमें एल और एन जो है वो दो वैल्यूज हैं, उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए उसने एक नया कांस्टेंट एंटर किया है जिसको उसने जी का नाम दिया। ठीक हो गया, ये जी जो है बेसिकली इसकी वैल्यू क्या बनती है अगर आप यहाँ से देखो, तो वो एल ओवर एन बनती है, यानी कि लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे एन जो थे वो नंबर ऑफ टर्न्स थे इस लूप के। ठीक हो गया, तो उसने म्यू आई ओवर जी इसकी वैल्यू लिख दी। यहाँ से क्या किया उसने, आई जो है आपका जो आई है उसको उसकी वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आई मौजूद है। अगर हम आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी लूप पुट कर दें तो हम इसको बी एस और बी लूप दोनों इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो उसने आई की वैल्यू निकाली जो बनी जी ओवर म्यू बी लूप, ये आ गया आई के बराबर। अब आई की वैल्यू उसने पुट की इस जगह पे, तो पीछे बच गया ये जी ओवर म्यू बी लूप, आगे बी एस साइन थीटा। यहाँ पे बाकी क्या बचा था, 2R और L। अब 2R और L बेसिकली क्या है? एरिया है किस चीज का? इस लूप का। एरिया किस तरह से है? आपको पता है, एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसका एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ।
r उसका रेडियस है तो ब्रेड्थ क्या होगी 2r, डायमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये बेसिकली एरिया है, लेकिन एरिया ऑफ लूप है। और ये आपके पास क्या बचा है, g ओवर म्यू, ये आ गया। बाकी बी लूप बी एस साइन थीटा। अब ए एरिया ऑफ लूप फॉर ए पर्टिकुलर मशीन, दिस हैज टू बी कांस्टेंट। जी जो है वो क्या है, एल ओवर एन, जाहिर बात है, डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन, हाउ मेनी टर्न्स डू यू हैव ऑन ए सिंगल लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। और उसके अलावा म्यू, ये भी एक कांस्टेंट चीज है। तो ए, जी और म्यू, ये तीनों चीजें जो हैं ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसको हमने एक के कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। पीछे बचा बी लूप, बी एस और साइन थीटा। अभी हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो बी लूप बी एस साइन थीटा है, और हमें पता है कि बी लूप और बी एस के दरमियान में एंगल भी साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन को टॉ इंड्यूस इक्वल्स टू के इंटू बी लूप क्रॉस बी एस लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, बेसिकली हम इस इक्वेशन को लेके चले और उसको हमने एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास अगर बी लूप की वैल्यू अवेलेबल हो तो भी हम टॉर्क इंड्यूस जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो इधर भी उसने यही लिखा हुआ, देयर इज एन अल्टरनेटिव वे टू एक्सप्रेस द इक्वेशन डिलीवर्ड अबव which clearly relates the behavior of a single loop to the behavior of larger AC machines। क्योंकि larger AC machines में हमें B loop की वैल्यू अमूमन पता होती है कि हमने इतनी एक्साइटेशन करंट दिया है तो हमारी B loop की वैल्यू क्या होगी और BS की वैल्यू क्या होगी। ठीक हो गया। उसके अलावा उसने यही बातें लिखी हुई हैं कि जो G है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ G डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द लूप, जो एरिया ऑफ द लूप B है जो 2RL है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। तो उसने ये मेंशन कर दिया टॉ इंड्यूस इक्वल टू के बी लूप क्रॉस बी एस। अभी वो कहता है कि यहाँ पे के अगर आप देखो तो के एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है। उसकी रीजन वो ये देता है कि यहाँ पे जो के है उसके अंदर म्यू आता है, और म्यू क्योंकि परमिबिलिटी है और परमिबिलिटी कांस्टेंट नहीं रहती, परमिबिलिटी बदलती है विद टेम्परेचर, विद मेनी अदर थिंग्स। तो वो कहता है कि के एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हम इसको क्वालिटेटिव स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, और क्वालिटेटिव स्टडी के लिए के की वैल्यू हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। तो अगर इसकी तरफ आप देखो तो बेसिकली क्या है, किन चीजों के ऊपर टॉर्क इंड्यूस डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड जो कि बी लूप है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बी एस है, और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और चौथी चीज क्या है, ए कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन। तो बेसिकली the torque that is being produced in an AC machine is depending on these four factors: the strength of rotor magnetic field, the strength of external magnetic field, the sine of angle between them, or a constant representing the construction of the geometry। ठीक हो गया। यहाँ पे अच्छा जी। अब आ जाता है जी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें देखने का मकसद क्या था, ये देखने का मकसद ये था कि आपको ये समझ में आए कि आखिर एक जो एसी मशीन है उसके अंदर जो रोटेटिंग इफेक्ट है वो पैदा कैसे होता है, या एक एसी मशीन जो है उसकी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या है। मोटर के केस में, जनरेटर के केस में तो हम देख चुके, मोटर के केस में आखिर क्या चीज है जो उसको अर्ज करती है कि वो रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए हम ये करते थे कि एक एग्जांपल के तौर पे अभी हमारे पास एक एसी मशीन के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक को हमने रोटर की कहा और एक को हमने स्टेटर की कहा। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स एक मशीन के अंदर इंटरेक्ट कर रही होंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं हमेशा ये एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर आप नोट करो, आपके पास एक बड़ा मैग्नेट हो और एक छोटा मैग्नेट हो, और जो छोटा मैग्नेट हो वो फ्री टू मूव हो, तो क्या होता है कि जब आप छोटे मैग्नेट को बड़े मैग्नेट के पास रखते हो तो वो जो छोटा मैग्नेट है जो फ्री टू मूव है वो रोटेट करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है किसके मुताबिक, बड़े मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम आप लोगों ने एफएससी की बुक्स के अंदर अगर देखा हो तो उसके अंदर हम लोग क्या किया करते थे कि एक परमानेंट मैग्नेट बाहर मैग्नेट पड़ा हुआ होता था, और उसकी लाइंस ऑफ फोर्स को ट्रेस करने के लिए साइड पे कंपासेस रखी होती थी। ठीक है, तो कंपासेस क्या कर रही होती थी,
अपने आप को अरेंज कर लेती थी नॉर्थ और साउथ के हिसाब से, और वो नॉर्थ और साउथ किस तरह से चेंज होते थे, जिसको डिक्टेट करने वाली चीज़ होती थी बड़ी बार मैग्नेट। आई होप आप लोगों के ज़हन में वो आ रही होगी कि साइड पे डॉटेड लाइन्स उन्होंने लगाई होती थी और उनके दरमियान में वो कंपासेस पड़ी होती थी। अब बेसिकली कंपास के अंदर क्या होता है, कंपास के अंदर एक मैग्नेट होता है, और वो जो मैग्नेट है ऑब्वियसली वो फ्री टू रोटेट होता है। हम करते क्या थे, जैसे ही कंपास को इन द विसिनिटी ऑफ दैट मैग्नेट लेके आते थे, तो उसके अंदर जो स्मॉल मैग्नेट है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी, अलाइन कर लेती थी विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ योर बार मैग्नेट। ठीक हो गया? अब वही चीज़, वही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हम अगर मशीन के अंदर चलें और हम कहें कि हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड रोटर की है, एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की है। स्टेटर, अभी हम फर्ज़ कर रहे हैं कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन उसका एंगल डिफरेंट है और उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्री टू मूव है, जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्री टू मूव नहीं है। तो एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, जब हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी। जब दोनों इंटरैक्ट करेंगी, तो क्योंकि रोटर वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्री टू मूव है, उसके दरमियान में एंगल साइन थीटा की कोई ना कोई वैल्यू है, वो क्या करेगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड रोटर की है, जो लूप की है, जो फ्री टू मूव है, वो कोशिश करेगी, उसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो कोशिश करेगी कि वो अपने आप को स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर ले। जैसे ही वो बी लूप जो है उसका वेक्टर बराबर हो जाएगा बी एस के, यानी कि स्टेटर वेक्टर के, वो अपने आप को उसके मुताबिक अलाइन कर लेगा, साइन आपके पास जीरो हो जाएगा। जब साइन जीरो हो जाएगा तो एट दैट पॉइंट आपके पास टॉर्क इंड्यूस जीरो हो जाएगा, और उस जगह पे उसने अपने आप को अलाइन कर लिया, बात खत्म हो गई। ठीक हो गया? अब ये वो चीज़ है कि हमें ये पता लग गया कि उसके अंदर टॉर्क इंड्यूस कैसे हुआ, इन जनरल टर्म्स, इन जेनेरिक टर्म्स, फ्रॉम प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल्स। अब हम उसको मोटर के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं? मोटर के तौर पे यूज़ करने के लिए क्या है, अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो जिसके अंदर हम, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, जिसके अंदर हम ऐसा करें कि हमारी जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करना शुरू कर दे। तो होगा क्या? होगा ये कि वो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड उस स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने की कोशिश करेगी। वो उसको कैच करने की कोशिश करेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मूव कर रही है, वो रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रोटर है और जो स्टेटर है, उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो साइन का एंगल है वो ज़ीरो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जैसे ही रोटर वाली या बी लूप जो है वो उसको कैच करने की कोशिश करती है, वो आगे मूव कर जाती है। अगर वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती रहे, तो हमेशा रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको चेज़ करने के चक्कर में उसके पीछे भागती रहेगी, और जब वो उसके पीछे रोटेट करती रहेगी तो ऑब्वियसली रोटर हमारा मूव करता रहेगा, और रोटर मूव कर रहा होगा तो हमें बेसिकली क्या मिल रही है, एक मैकेनिकल आउटपुट मिल रही है, एक रोटेशन मिल रही है। तो ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है आपकी एसी मशीन्स का, कि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंटली चेजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर। वो हमें पता है, हमने पीछे मेथड इजाद कर लिया उसका, या देख लिया कि हम रोटर की मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कैसे करवा सकते हैं। हम एक 3 फेज करंट जो है वो अगर 3 कॉइल्स को दें, तो एज़ अ रिज़ल्ट हमारे पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की हो गई, अंदर जो पड़ा हुआ है वो रोटर है और उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसको कैच करने की कोशिश करेगा, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा और हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलती रहेगी। तो ये एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, और वो रोटर किस स्पीड से चलेगा, उसी स्पीड से घूमेगी जिस स्पीड से आपकी जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, हम डिक्टेट कर रहे हैं। वो सिंक्रोनस स्पीड थी 120 एफ ओवर पी, जिस फॉर्मूले को याद रखने को मैंने आपको बोला था। वो हमेशा डिक्टेट करेगी कि इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसके मुताबिक जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उसको देखते हुए हमें पता लग जाएगा कि हमारी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है। तो जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वो उसको चेज कर रही होगी, वो या तो उसके बराबर होगी या उसके कम होगी। ऑब्वियसली उसके बराबर नहीं हो सकती। बराबर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर वो उसके बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब साइन जीरो हो गया, और अगर साइन जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू है टॉर्क इंड्यूस्ड की, वो जीरो हो गई है, और अगर वो जीरो हो गई है तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क नहीं लग रहा, तो रोटर स्लो डाउन होना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही हल्का सा स्लो डाउन होगा, दोबारा से टॉर्क इंड्यूस होगा। तो ऑलमोस्ट इन सिंक्रोनस मशीन्स, जो इन सिंक्रोनस मोटर्स,
उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी, और इंडक्शन मोटर के अंदर वो हमेशा थोड़ा सा लैग करेगी। उसकी रीजंस क्या है वो हम अंदर जाएंगे, अभी बेसिक वर्किंग फिनोमेना हमने देखना था कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो आई होप इस चीज की समझ आ गई होगी। अब इंड्यूस्ड टॉर्क इन एन एसी मशीन, एसी मशीन जो है मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर एक स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है, एक रोटर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जाहिर बात है जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी तो उसका वेक्टर सम एक नेट मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे भी होगा। अभी ये अगर आप इसी डायग्राम की तरफ देखो तो इस डायग्राम में आपको एक बी आर नजर आ रहा है, एक बी एस नजर आ रहा है। ये बी आर जो है ये बेसिकली रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी एस जो है ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, और ये बी नेट जो है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन इसका और इसका सम है, वेक्टर सम है, जिसको उसने बी नेट के तौर पे जाहिर कर दिया। इस वक्त जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल है उसको उसने यहाँ पे गैमा से जाहिर किया हुआ है, और ये जो एंगल है अल्फा, ये इसने हॉरिजॉन्टल एंगल कॉइल का आपको मेंशन किया हुआ है कि ये अल्फा है। ये बेसिकली यूज नहीं होता, ये सिर्फ उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको हम बाद में देखते हैं कि ये क्या चीज है। So now consider a real AC machine as shown in figure. It has net rotating stator magnetic field and a rotor magnetic field. In AC machines under normal operating conditions, there are two magnetic fields present, a magnetic field from the rotor circuit and another from the magnetic circuit of the stator. The interaction of these two magnetic field provide torque in the machine. जो वही exactly बात जो मैंने भी आपको की, just as the two permanent magnets near each other will experience a torque which causes them to line up. ठीक हो गया। अभी क्या है, द करंट आई फ्लोइंग इन द रोटर कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन, द डायरेक्शन ऑफ द पीक ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ये आ गया हमारे पास बी आर क्रॉस बी एस, जो हमने पीछे भी निकाला था, जिसमें बी लूप क्रॉस बी एस था। यहाँ पे ऑब्वियसली लूप के अंदर जो रोटर है वो लूप है, तो बी आर क्रॉस बी एस, तो टॉ इंड्यूस हमारे पास आ गया बी आर बी एस साइन गैमा काउंटर क्लॉकवाइज। साइन गैमा क्या है, ऑब्वियसली द एंगल बिटवीन बी आर एंड बी एस, उसको उसने मेंशन किया है। अगर आप मेंशन करना चाहो गैमा को इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, इन द फॉर्म ऑफ दिस एंगल जो कॉइल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, एक आपके एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये अगर टोटल 180 डिग्रीज हो, तो 180 डिग्रीज में से अगर आप अल्फा माइनस करो तो आपके पास गैमा मिल जाता है। अल्फा ये है। सिमिलरली अगर ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगी तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगा, 180 डिग्रीज में से उतना ही अब अल्फा ज्यादा माइनस होगा, जो बाकी बचेगा वो गैमा होगा। तो गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस अल्फा। वो उसने चेक किया कि साइन गैमा और साइन अल्फा का रिलेशन क्या है। तो गैमा की जगह 180 डिग्रीज माइनस अल्फा और यहाँ पे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ, तो आपके पास साइन गैमा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा बन जाता है। तो बेसिकली टॉर्क इंड्यूस क्या हो गया, के बी आर बी एस साइन अल्फा। ठीक है, अच्छा जी। अब एक और मेथड इसको शो करने का कि एक जो एसी मशीन है उसके अंदर इंड्यूस टॉर्क कैसे हम मेंशन कर सकते हैं। अभी तक हम मेंशन कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ बी आर एंड बी एस। अब वो कहता है कि हम इसको इन द फॉर्म ऑफ बी नेट भी मेंशन कर सकते हैं। बी नेट क्या था, बेसिकली ये जो इसका और इसका वेक्टर सम था, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी इनसाइड एनी एसी मशीन। तो बी नेट है क्या, बेसिकली बी नेट कॉम्बिनेशन है या समेशन है बी आर का, रोटर मैग्नेटिक फील्ड का और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का। तो बी नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, बी आर प्लस बी एस। यहां से अगर हम बी एस की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, बी नेट माइनस बी आर। उसने क्या किया है, बी एस की जगह बी नेट माइनस बी आर पुट किया है। अब क्या हो गया, ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट है, आपकी खुलेगी ये ब्रैकेट्स, तो के बी आर क्रॉस बी नेट माइनस के बी आर क्रॉस बी आर। अभी बी आर क्रॉस बी आर हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। पीछे क्या बचा, बी आर क्रॉस बी नेट। इसके केस में टॉ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू के बी आर क्रॉस बी नेट। अगर आप इस क्रॉस को खोलोगे तो साइन के साथ जो एंगल आएगा वो बेसिकली किसका होना चाहिए, बी आर का और बी नेट के दरमियान। तो बी आर और बी नेट के दरमियान में जो एंगल है वो डेल्टा है, वेयर डेल्टा इज द एंगल बिटवीन बी आर एंड बी नेट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा अपने ज़हन में रखना है कि जो दो चीजें आ रही होंगी उनके दरमियान में ही जो एंगल होगा वो आपका एंगल होगा। ठीक हो गया, साइन के साथ जो आएगा। अब एक सिंप्लीफाइड सिंक्रोनस मशीन है आपके पास। ये एक मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये अगर आपको ये जो डॉट और क्रॉस नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये आपको कॉइल्स नजर आ रहे हैं जो हमने कहे थे इसके साथ पड़े हुए हैं, तीन कॉइल्स 180 डिग्रीज अपार्ट। ये एक कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया, ये तीसरा कॉइल हो गया। एक जगह से लीव कर रहा है करंट, एक जगह एंटर कर रहा है, एक जगह से लीव कर रहा है, एक जगह एंटर कर रहा है।
और दरमियान में हमारे पास बेसिकली क्या है, एक रोटर है जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग है, जिसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो भी रोटेट कर रही होगी। अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल लुक एट द सिंपल सिंक्रोनस जनरेटर एज शोन इन फिगर। पता कैसे चला कि ये जनरेटर है? पता ऐसे चला कि उसने हमें ये एरोज दिए हुए हैं। एरोज जो हैं ये जो एंगल है ये सॉरी ये जो वेक्टर है ये हमें कह रहा है ये बी आर है। ये जो वेक्टर है ये हमें कह रहा है कि ये बी एस है और ये जो एक वेक्टर है ये हमें कह रहा है कि ये बी नेट है। बेसिकली इसका और इसका जो वेक्टर सम है आपका वो आपका ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। साथ ही उसने आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दी हुई है कि ये इस वक्त जो मूव कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज में है। तो अभी हमने ये देखना है कि हमारा टॉर्क इंड्यूस क्या इस रोटेशन को सपोर्ट कर रहा है या इस रोटेशन को अपोज कर रहा है। अगर इस रोटेशन को सपोर्ट कर रहा होगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये मोटर एक्शन होगा और अगर इस रोटेशन को इंड्यूस टॉर्क अपोज कर रहा होगा तो ऑब्वियसली ये जनरेटर एक्शन होगा। इसकी रीजंस हम डीसी मशीनरीज फंडामेंटल्स में भी और डीसी मशीन्स वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टेगी और डायरेक्शन ऑफ करंट उलटती है तो ऑब्वियसली जो टॉर्क इंड्यूस्ड है उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है, वो भी अपोज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया। तो इस केस के अंदर अगर आप अपना राइट हैंड रूल लगा के देखो तो आपके पास टॉर्क इंड्यूस था बी आर क्रॉस बी एस, यानी कि आपने फिंगर्स कर्ल करनी है बी आर से बी एस की तरफ। तो बी आर से बी एस की तरफ फिंगर्स अगर आप कर्ल करो तो जो डायरेक्शन आपको मिलती है वो क्लॉकवाइज मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस टॉर्क है इस केस के अंदर वो अपोज कर रहा है, क्योंकि इसकी मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज थी लेकिन इंड्यूस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मशीन है इस मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए और इस रोटेशन ऑफ मोशन के होते हुए ये as a generator act कर रही है। तो by applying the right hand rule to the induced torque, we found that the value of torque is clockwise or opposite to the direction of rotation of rotor. Therefore, this machine must be acting as a generator. बेटा ये जिस किसी ने अपना माइक अनम्यूट किया है उसको म्यूट कर दो। अच्छा, उसके बाद वाइंडिंग इंसुलेशन आ जाती है इसी मशीन के अंदर। वाइंडिंग इंसुलेशन के बारे में भी ये सारी चीज़ें हम लोग डीसी मशीन्स के केस में पढ़ चुके हैं, तो ये वही चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा, कई जगह पे नहीं देखने को मिलेगा। जैसे इंसुलेशन वाइंडिंग जो है उसके अंदर वाइंडिंग की जो इंसुलेशन है उसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। वाइंडिंग हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी इंसुलेशन जो है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें इम्पोर्टेंट है क्या, ये देखने की बात है कि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है हमारी मशीन का वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमारा जिस उस हद से ज़्यादा होता है जिसके लिए वाइंडिंग डिज़ाइन की गई है, हर वाइंडिंग टाइप के लिए ज़ाहिरी बात है एक टेम्परेचर होता है कि ये इस ऑपरेटिंग टेम्परेचर के लिए। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक मशीन है मेरे पास, तो उसकी जो वाइंडिंग होगी वो हमें कहते हैं, जो जिसने हमें डेटा शीट दी, जिसने जो मैन्युफैक्चरर था उसने हमें कहा कि ये जो हमारी वाइंडिंग है ये वाइंडिंग चलेगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 10 साल के लिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं मशीन को ओवरलोड कर देता हूँ। ओवरलोड करता हूँ तो ज़ाहिरी बात है ज़्यादा करंट पास करेगा, मेरी वाइंडिंग में से ज़्यादा करंट पास करेगा तो टेम्परेचर जो है वो उसका 25 की बजाय 35 पे चला गया। अब 35 पे जाने से ये नहीं होगा कि एट दैट टाइम वो क्या हो जाएगी, उसी वक्त ही वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी या इंसुलेशन हमारी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो उसकी मेजर लाइफ टाइम है, वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेरी मशीन चलती तो उसने 10 साल चलना था, लेकिन अगर मैं उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला रहा हूँ तो पॉसिबल है वो 3 साल के अंदर वोर ऑफ हो जाए, वो ज़ाया हो जाए और मेरी जो मोटर है वो 3 साल के अंदर ही जल जाए। तो मैं फिर उसको लेके जब जाऊँगा और उन्हें मैं बताऊँगा कि नहीं जी आपने तो 10 साल की गारंटी दी थी, तो वो यही बात करेंगे कि आपने जो लोड लगाया, वो कितना लगाया। ठीक है? इसीलिए तो जो भी वाइंडिंग इंसुलेशन है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वाइंडिंग इंसुलेशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आपके हर नंबर ऑफ टर्न को वो इंसुलेट कर रहा होता है दूसरे से और उसके अलावा आपकी पूरी वाइंडिंग को इंसुलेट कर रहा होता है आपके कोर से। अगर वाइंडिंग इंसुलेशन फेल होती है तो आपकी सारी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है और इन केस आपकी सारी की सारी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाए तो होता क्या है कि
एंड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू इट, और वो उसकी वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी। तो इसके अंदर वही बात उसने की हुई है कि ओवर हीटिंग ड्यू टू हाई वाइंडिंग टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द इंसुलेशन breakdown. The overheating can be prevented by limiting the winding temperature by providing cool air circulation in the machine. वो अगर आप देखो तो आपने मोटर्स में देखा होगा, पीछे उसके पंखा लगा होता है, पंप्स के अंदर आपने अक्सर देखा होगा। उसका काम बेसिकली क्या होता है कि वो एयर को फ्लो करवाता है, एयर को फ्लो करवाए ताकि जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो कम से कम रहे। इसी तरह से द इंक्रीज टेम्परेचर, वो यही बात कर रहा है कि इंक्रीज टेम्परेचर विल नॉट कॉज एन इंस्टेंटेनियस वाइंडिंग ब्रेकडाउन, उसी वक्त वाइंडिंग की ब्रेकडाउन नहीं होगी। इट विल रादर डिक्रीज द ओवरऑल लाइफ ऑफ दिस मशीन। अगर इस ग्राफ के अंदर आप देखो तो इसके अंदर आपको नीचे टेम्परेचर नजर आ रहे हैं और इस साइड पे उसकी लाइफ नजर आ रही है कि लाइफ कितनी होगी। अब जो क्लास ए है बेसिकली वो सबसे क्या उसको आप कहेंगे सब स्टैंडर्ड है या हल्की क्वालिटी की चीज है। उसके अंदर अगर आप देखो तो 70 डिग्रीज के ऊपर उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपको 225 आवर्स नजर आ रही है। ठीक हो गया, यानी कि 225 आवर्स अगर मशीन चले 70 डिग्रीज के ऊपर तो ये इसको सपोर्ट करेगी। अगर आप इधर से आगे आओ, अगर क्लास ए की ही बात करें और हमारी मशीन ऑपरेट कर रही हो 110 पे, 70 की बजाय 110 पे ऑपरेट कर रही हो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रह जाएगी? ये यहाँ पे देखो आप 10 के करीब। तो वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 70 डिग्री पे 225 घंटे हमारी मशीन चल सकती थी, तो अगर आप 110 पे लेके आओगे तो वो सिर्फ 10 आवर्स ऑपरेटिंग टाइम देगी और उसके बाद जल जाएगी। सिमिलरली क्लास बी के ऊपर अगर आप आओगे तो वो 110 पे आपको 75 की दे रही है और 140 पे आपको 10 की दे रही है। तो ये जिस तरह से क्लास ए फिर क्लास बी उससे ज्यादा टेम्परेचर सह सकती है, क्लास एफ उससे भी ज्यादा, क्लास एच उससे भी ज्यादा। ऑब्वियसली जब आप मशीन बाय करोगे तो उसकी कोई ना कोई क्लास होगी और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो उस क्लास के मुताबिक होगी। अगर आप टेम्परेचर्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप अपने लोड को उसके मुताबिक नहीं रखोगे तो उसकी जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी, और थोड़ी बहुत रिड्यूस नहीं होगी, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली जो है वो उसकी लाइफ जो है वो रिड्यूस होती हुई नजर आएगी आपको। यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ 40 डिग्री का फर्क है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें फर्क जो है वो 225 से सीधा 10 के ऊपर आया। ठीक है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि एक डीसी में जब हमने वाइंडिंग इंसुलेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि एक नॉर्म जो है वो कंसिडर होती है कि अगर आप 10 डिग्रीज ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हाफ रह जाती है। फिर जो पावर लॉसेज हैं एसी मशीन्स के अंदर वो जस्ट लाइक एनी अदर मशीन है। हम होता क्या है, एफिशिएंसी पी आउट ओवर पी इन होता है, और पी आउट हमने क्या कहा था कि हमेशा पी इन माइनस लॉसेज होते हैं। तो सारी की सारी पावर जो हमने इनपुट पे दी है वो आउटपुट पे तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ लूज हो जाएगी लॉसेस को ओवरकम करने में, कुछ लूज हो जाएगी डिफरेंट और चीज़ों को ओवरकम करने में। पीछे बचेगा हमारे पास क्या, जो आउटपुट पे के ऊपर आई है, और ऑब्वियसली वो 100% से नीचे होगी। वो कैलकुलेट कैसे करनी है, वो कैसे ही कर सकते हैं। पी इन का तो हमें पता होता है, उसके अलावा अगर लॉसेस का पता हो तो पी आउट हम निकाल सकते हैं, या फिर पी आउट हम अगर मेजर कर रहे हैं तो हमें लॉसेस का पता हो तो पी आउट में पी इन लॉसेस एंटर करें तो हमें पी इन मिल जाता है। तो जो लॉसेस हैं उसके लिए, इस सारे काम के लिए लॉसेस का पता होना जरूरी है। लॉसेस जस्ट लाइक एनी अदर मशीन, कॉपर लॉसेस होंगे, कोर लॉसेस होंगे, मैकेनिकल लॉसेस होंगे और स्ट्रे लॉसेस होंगे। ठीक हो गया। तो कॉपर लॉसेस के इसमें जो डिफरेंस आएगा ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। दूसरी वाले यानी डीसी मशीन्स के अंदर और एसी मशीन्स के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि उसमें जो कॉपर लॉसेस थे फील्ड वाइंडिंग के और आर्मेचर वाइंडिंग के, दोनों के आई स्क्वायर आर थे। ठीक है, यानी कि फील्ड के लिए भी आई एफ का स्क्वायर आर एफ और आर्मेचर के लिए भी आई ए का स्क्वायर आर ए था। लेकिन इसके केस में हमारे पास जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर के ऊपर है और वो एक नहीं है, वो तीन है। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो स्टेटर वाली जो वाइंडिंग है यानी कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके जो रोटर कॉपर उसके जो सॉरी कॉपर लॉसेज होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 3 × IA का स्क्वायर × RA। 3 इसलिए है क्योंकि हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग्स तीन हैं, एक नहीं है। सिमिलरली जो रोटर है वो एक ही है, उसके ऊपर एक ही तरह की वाइंडिंग होती है, वो फील्ड वाइंडिंग है। उसमें जो लॉसेज होंगे कॉपर लॉसेज वो आई एफ का स्क्वायर × RF होंगे। ये एक मेजर डिफरेंस है जिसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। कोर लॉसेज वैसे ही हैं, वही होते हैं। मैकेनिकल लॉसेज के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, फ्रिक्शनल लॉसेज और वाइंडेज लॉसेज का
ये इम्तजाज होता है, उसका सम होता है। विंडेज लॉसेस मैंने आपको बोला था एयर फ्रिक्शन के साथ होते हैं, और फ्रिक्शनल लॉसेस जो होते हैं वो बेरिंग्स के साथ और डिफरेंट सरफेसेस के साथ होते हैं। और स्ट्रे लॉसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सारी कैटेगरीज बनाने के बावजूद कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो हमें नहीं पता कि किस कैटेगरी में लाई करते हैं, बट दे आर देयर, और वो उनको हम सब के सबको उठा के स्ट्रे लॉसेस में या मिसकेलेनियस लॉसेस में डाल देते हैं, और जिनको हम 1% ऑफ द फुल लोड कंसिडर करते हैं। दूसरी जो पावर फ्लो डायग्राम है ये भी एग्जैक्टली उसी तरह की है। अगर जनरेटर देखो तो इनपुट आपकी मैकेनिकल है, आउटपुट आपकी इलेक्ट्रिकल है। ठीक हो गया? तो इनपुट के अंदर अगर आप देखो तो ये लॉसेस आपने फिर अनम्यूट किया, किसी को म्यूट करो। इनपुट के अंदर आपके पास मैकेनिकल हैं, तो स्ट्रे लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस, कोर लॉसेस, फिर आ गया पी कन्वर्टेड। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन हो चुकी है। यहाँ तक जो पी कन्वर्टेड है वो टॉ इंड्यूस्ड और ओमेगा एम है। इधर से आगे जो कन्वर्जन होगी उसमें जो लॉसेज हैं वो सिर्फ आई स्क्वायर आर लॉसेज है। ठीक है, वो माइनस होंगे तो पीछे आपके पास पी आउट बच जाएगा। सिमिलरली मोटर के केस में आपके पास इनपुट पे इलेक्ट्रिकल है, तो सबसे पहले वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेज होंगे वो आई स्क्वायर आर लॉसेज, जो बाकी बचेंगे वो अब कन्वर्ट हो गए हैं मैकेनिकल में। उसमें कोर लॉसेस भी निकलेंगे, मैकेनिकल भी निकलेंगे, स्ट्रे भी निकलेंगे, और जो बाकी बचेगा वो पी आउट होगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज नोट करने की है कि जो इलेक्ट्रिकल में हमने देखा तो वो लिखा हुआ 3v5ia cos थीटा, या फिर √3 VLIL cos थीटा। ठीक हो गया? तो इसी तरह से अगर आप मोटर में देखो तो इनपुट पे ये लिखा है। ये दो रीजंस, ये दो एक्सप्रेशंस हैं इलेक्ट्रिकल इनपुट को जाहिर करने की। उसके अंदर हमें पता है कि उनके 3 वाइंडिंग्स हैं, और वो 3 वाइंडिंग्स 2 तरह से कनेक्ट हो सकती हैं, डेल्टा या स्टार। अगर डेल्टा में कनेक्टेड है तो इसका मतलब है V5 के तौर पे हम उसको जाहिर कर रहे होंगे, और V5 वोल्टेज ऑन अ सिंगल कॉइल होगा, IA करंट फ्लोइंग थ्रू अ सिंगल कॉइल होगा। तो जो टोटल फ्लो कर रहा होगा वो 3 कॉइल्स के लिए होगा, इसीलिए 3 साथ मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन जब Y के बारे में बात करेंगे तो Y के अंदर IL और VL की बात हो रही है। जो टर्मिनल करंट और टर्मिनल वोल्टेज है वो ऑब्वियसली साथ उसके √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये √3 और 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको समझ आ जानी चाहिए। बाकी वोल्टेज रेगुलेशन और स्पीड रेगुलेशन है वो हमें पहले से ही पता है कि अगर हमने 2 जनरेटर्स को कंपेयर करना है तो हम वोल्टेज रेगुलेशन देखते हैं कि विद चेंज इन लोड वोल्टेज के ऊपर कितना डिफरेंस पड़ता है, वो कितना इफेक्ट पड़ता है। वो जो वोल्टेज रेगुलेशन है हमने बोला था कि वो एक रफ एस्टिमेट देती है कि इसकी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की है। सिमिलरली जो स्पीड रेगुलेशन है वो भी इसी तरह से देती है, लेकिन ये कंपैरिजन होता है मोटर्स का कि विद चेंज इन लोड हमारी जो शाफ्ट स्पीड है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ता है। क्या वो बहुत डाउन होती है, क्या वो कम डाउन होती है, क्या वो कांस्टेंट रहती है, या क्या विद इंक्रीज इन लोड हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये नेगेटिव में, अगर डिक्रीज होती है तो ये पॉजिटिव में। अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है तो पॉजिटिव में इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा। तो बेसिकली ये रफ एस्टिमेट होता है हमारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का। ओके जी, दिस वाज द लेक्चर। हम यहीं तक करेंगे आज।